अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, अहम चीज़ ये हुई है कि यमन और सऊदी अरब एक बार फिर आमने सामने आ चुके हैं। हमें लगा था कि मामला सिर्फ यमन तक रहेगा, सऊदी अरब खुद को हर चीज़ से अलहदा कर देगा, लेकिन सऊदी अरब और यमन का जो पुराना मामला है वो दोबारा सामने आ चुका है। आपको पता है कि सऊदी अरब और यमन काफ़ी सालों तक एक दूसरे के साथ जंग लड़ते रहे हैं और ये मामला कोई बहुत पुराना नहीं है, 2-3 साल पहले का मामला है दोस्तों। लेकिन इस इसराइल और फ़लस्तीन की जंग में ये दोनों की तोपें जो है वो खामोश हो गई थी। यमन का रुख वो इसराइल की तरफ हो गया था, अमेरिका की तरफ हो गया था, लेकिन एक दफ़ा फिर यमन सऊदी अरब आमने सामने आ चुके हैं। इसकी वजह क्या है? और यमन ने इंतहाई ख़तरनाक काम किया। यमन ने सऊदी अरब के 2 सबसे बड़े एयरपोर्ट्स की सैटेलाइट इमेजेस जारी कर दी हैं और कहा है कि अब तुम हमारे निशाने पर हो। ये क्या हुआ है? यहूदियों से लड़ते लड़ते, इसराइल से लड़ते लड़ते ये मुसलमान मुल्क एक दफा दोबारा आपस में गुत्थम गुत्था क्यों होने लगे हैं? यह है आज की सबसे बड़ी खबर। लेकिन यहां पे बात खत्म नहीं होती, इससे भी बड़ी खबर एक और है। फ्रांस जैसा मुल्क, एक ऐसा मुल्क है जहां पे कुरान जलाना एक आम सी बात है, जहां पे आज़ादी इजहार राय यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप कुरान जला सकते हैं, आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सकते हैं, वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। एक ऐसा मुल्क जिसका प्रेसिडेंट खुद मुसलमानों के खिलाफ है, इसराइल के हक में है, वो मुल्क फ़लस्तीन को तस्लीम करने जा रहा है। क्या आपने सोचा था कि ऐसा होगा? लेकिन नाजरीन, ऐसा होने जा रहा है। फ्रांस में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। मैं आपको पहले मुख्तलिफ वीलॉग में बता चुका हूं दोस्तों, तब्दीली सिर्फ एक आधे मुल्क में नहीं, अब पूरी दुनिया तब्दील हो रही है। पूरी दुनिया का नक्शा तब्दील हो रहा है। हर कोई चाइना के साथ खड़े होना चाहता है, हर कोई रूस का दामन पकड़ना चाहता है। लोग अमेरिका को भूल रहे हैं, यहां तक कि अमेरिकी डॉलर को डिच कर रहे हैं। रूस और चाइना की आपसी ट्रेड, आपसी तिजारत 90% अब वो अपनी करेंसी में करते हैं। ईरान ने रूस के साथ अपनी करेंसी में ट्रेड शुरू कर दिया है। डॉलर इज नो मोर। मुद्दा हमारा ये नहीं, असल टॉपिक है, उस पर वापस आता हूं। तीसरी अहम खबर, इलॉन मस्क ने कमाल कर दिया। ट्विटर का मालिक, टेस्ला का मालिक, स्पेस एक्स का मालिक इलॉन मस्क, पूरी दुनिया उससे वाकिफ है। इलॉन मस्क ने फलस्तीन के हक में एक ऐसी गेम खेली है, एक ऐसी चाल चली है कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सब के सब मुंह देखते रह गए, क्योंकि दीगर जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब में एक जानिबदार रवैया, एक बायस पाया जाता है टूवर्ड्स इसराइल। वो इसराइल के हक में है। अगर आप फलस्तीन के हक में बात करेंगे, इसराइल के मुखालिफ कोई बात करेंगे, यहां तक कि यूट्यूब पर से वो वीडियोस हटा ली जाती है। इसीलिए मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी इन वीडियोस को जो फलस्तीन के हक में होती हैं, आप लाइक जरूर किया करें। ये आपका जिहाद है, ये आप मदद करते हैं फलस्तीनियों की। जब आप लाइक करते हैं तो इसराइली प्रोपेगेंडा दम तोड़ देता है। वो वीडियोस जो फलस्तीन के हक में बनाई जाती हैं उनको प्रमोशन मिलता है। दोस्तों, चौथी और आखिरी चीज, रूस के फॉरेन मिनिस्टर का ऐसा दबंग बयान सामने आया है। इस सब फियास्को का, इस पूरी जंग का अगर कोई हीरो है नाजरीन, देखने वाले दोस्तों जो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हर जगह से देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट से देख रहे हैं, वो है रूस। रूस ने क्या कमाल कर दिया है, इंशाल्लाह अगले चंद मिनट में मैं आपको उसकी डिटेल बताने जा रहा हूं। इससे पहले कि आपको बताऊं कि सऊदी अरब और यमन के दरमियान क्या मामला चल रहा है, मैं आपको बताता हूं कि फ्रांस में कौन सी बड़ी तब्दीली आई है। दोस्तों, फ्रांस में हुए कल इलेक्शंस। ये थे फ्रांस के सदारती इलेक्शन। फ्रांस का मौजूदा सदर मुसलमानों से नफरत करता है, इसराइल के हक में है, फलस्तीनियों के खिलाफ है, अमेरिका का पिट्ठू है। लेकिन जो अब शख्स तकरीबन जीत रहा है वो है वहां का ऑपोजिशन लीडर। ये ऑपोजिशन लीडर कौन है? इसने ऐलान क्या किया दोस्तों? ये बहुत बड़ा ऐलान है। जॉन लूक मेलेंकन इस आदमी का नाम है, या जॉन लूक आप याद रख लीजिए। जॉन लूक नामी आदमी ने अपनी स्पीच में, और स्पीच भी वो कि जब वोटिंग काउंट तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, वोटों की गिनती कंप्लीट हो चुकी है और इस आदमी को वाज़े लीड हासिल है, वाज़े बर्तरी हासिल है, किसी भी वक्त इसकी जीत का ऐलान हो जाएगा और ये आदमी फ्रांस का नया सदर होगा। इसके जुमले सुनिएगा,
ये जुमले जो है तारीख में याद रखे जाएंगे और यूरोप की सियासत का धारा बदल देंगे। दोस्तों जुमले हैं, ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट वी विल नीड टू रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। मामला ही खत्म कर दिया। उसने कहा कि आलमी सतह पर हम जरूरत है, हम यानी मैं जब इलेक्ट हो जाऊंगा, जब मैं ओथ उठा लूंगा, जब मैं हल्फ उठा लूंगा, तो फ्रांस फलस्तीन को बतौर रियासत कबूल करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्त। आपको पता है बड़े बड़े मुल्कों ने आहिस्ता आहिस्ता फ्रांस को कबूल करना, फलस्तीन को कबूल करना शुरू कर दिया। फलस्तीन को पहले तो बतौर रियासत तस्लीम ही नहीं किया जाता था। याद रखिए, अगर आप फलस्तीन को कोई भी मुल्क बतौर रियासत तस्लीम कर लेता है तो साथ ही यह भी तस्लीम करना पड़ता कि फलस्तीन एक जाबर मुल्क है, एक ऑक्यूपाइंग फोर्स है। आपको यह भी तस्लीम करना पड़ता है कि इसराइल के वजूद में आने से पहले, इसराइल की एग्जिस्टेंस से पहले जो स्टेट मौजूद थी वो पैलेस्टीन था, जो फलस्तीन थी। तो फ्रांस के न्यू प्रेसिडेंट जो बनने वाले हैं जॉन लूक का, ये बेसिकली लीडर थे लेफ्ट विंग फ्रांस इंसोमीज पार्टी, ठीक है जनाब, इसके ये लीडर थे। इन्होंने अभी हाल ही में इलेक्शन में हिस्सा लिया है और खबर यह है कि चूंकि इनको वाज़े बढ़तरी हासिल है, ये तकरीबन जीत चुके हैं, बस ऐलान होना बाकी है। इन्होंने आते साथ ही कह दिया है कि फ़लस्तीन को हम रिकग्नाइज करेंगे, हमारी हुकूमत फ़लस्तीन को बतौर रियासत कबूल करेगी। फ़लस्तीनियों के लिए ये बहुत बड़ी और उम्दा खबर है। अब आ जाते हैं, ये हो क्या रहा है यमन के दरमियान और सऊदी अरब के दरमियान, आखिर क्या हो रहा है। हर जगह वो तस्वीरें वायरल हैं, मैं आपको भी दिखाऊंगा। हर जगह ये कहा जा रहा है कि यमन और सऊदी अरब में बहुत जल्द जंग हो सकती है। या तो सऊदी अरब अपने स्टांस से पीछे हट जाएगा या फिर यमन और सऊदी अरब भी आपस में भिड़ जाएंगे। याद रखिए कि यमन जो है उसके पास रूसी असलहा है, रूसी सपोर्ट है। सऊदी अरब ने अमेरिका से ताल्लुकात खत्म कर लिए हैं। सऊदी अरब को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी हिफाजत करने के लिए अब अमेरिका मौजूद नहीं है। हो ये रहा है नाज़रीन, यमन की अंसारुल्लाह ने ये एडवाइस किया है, सऊदी अरब को ये मशवरा दिया है कि अपने आप को नॉट इन्वॉल्व इन इटसेल्फ एंड हैज पोस्टेड द पिक्चर्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ किंग फहद एयरपोर्ट इन दमाम एंड किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट इन जद्दा। कहा है कि दूर रहो इस पूरे मामले से। किस मामले से नाज़रीन? कहा गया है कि आपने फलस्तीन और इसराइल के मामले में इसराइल का साथ अगर दिया, क्योंकि कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने बज़ाहिर तो फलस्तीनियों का साथ दिया है, लेकिन डीप इनसाइड कहीं ना कहीं उसने इसराइल से राबता रखा हुआ है। लिहाजा इनका यह कहना है, यमनियों का यह कहना है कि हमें, हमारे पास इंटेलिजेंस है कि आप अभी भी राबते में हैं, लिहाजा राबता खत्म कर दें। अदरवाइज उन्होंने क्या किया, जद्दा एयरपोर्ट के सबसे बड़ा एयरपोर्ट किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट जो कि दमाम में वाक़ है, सॉरी दमाम का एयरपोर्ट और जद्दा का एयरपोर्ट जो है, उसकी पिक्चर्स, सैटेलाइट पिक्चर्स जारी कर दी। सैटेलाइट पिक्चर्स का मतलब यह है कि हमारा ड्रोन ठीक एन तुम्हारे एयरपोर्ट के ऊपर उड़ रहा है, हम एक बॉम्ब फेंकेंगे और एयरपोर्ट तबाह कर देंगे। ये बहुत बड़ी थ्रेट है दोस्तों। अंसारुल्लाह के जो लीडर है, अंसारुल्लाह कौन है? यमनी फौज को अंसारुल्लाह कहते हैं। उसके लीडर है अब्दुल मालिक अल हौसी। उनका कहना है, ये बयान सुन लीजिए, तो सऊदीज मस्ट रियलाइज दैट देयर रेकलेस foolish steps cannot be tolerated and they must go off their misguided path। उनका जो मुतकब्बिराना, उनकी जो रेकलेस का मतलब होता है कि बेपरवाह, जो बिल्कुल ये बगैर किसी चीज़ की परवाह किए जो कदम सऊदी अरब उठा रहा है उससे पीछे हट जाए, वरना उसको जो है वो नताइज भुगतने पड़ेंगे। मिसगाइडेड पाथ है, ये गुमराही का रास्ता है जिसपे सऊदी अरब का जो है वो चल रहा है। अच्छा, द यूएस सेंट अस मैसेजेस दैट इट वुड पुश सऊदी regime to take aggressive steps and there were Americans visits to Saudi Arabia for the reason। अमेरिका ने सऊदी अरब के जरिए ये पैगाम पहुंचाया। अमेरिका ने सऊदी अरब को कहा कि यमनियों को संभालो। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट यमनियों तक पहुंची। यमनियों ने कहा सऊदी अरब को, बाज आ जाओ, तुम दूर रहो। हमें पता है कि कुछ अमेरिकन ऑफिशियल्स के विजिट्स हुए हैं सऊदी अरब में। अगर हमें पता चल गया कि तुमने अमरीकियों को हाँ कर दी है कि यमनियों को कंट्रोल करने के लिए हम अमरीकियों का साथ देंगे, यानी सऊदी अरब अमरीकियों का साथ देगा, तो तुम्हें बहुत सख्त नताइज भुगतना पड़ेंगे। ये बड़ी अहम बात है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है जो कि अंसारुल्लाह ने दिया है। वो कहते हैं कि हम जो है वो कहते हैं सऊदी अरेबिया क्लेवरली सर्व्स इजराइल इंटरेस्ट। सऊदी अरब जो है बड़ी चालाकी से इसराइल का काम कर रहा है। ये बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है। आखिर में उन्होंने कह दिया है कि द अमेरिकन्स आर ट्राइंग टू एंटेंगल यू। अमरीकी तुम्हें फंसाना चाहते हैं।
मत आओ अमेरिकी की बातों में, हमारे से लड़ाई करोगे नुकसान तुम्हारा होगा। बहुत लंबी डिटेल है, मैं उस पर जाऊंगा तो वीडियो बेजा लंबी हो जाएगी, लेकिन ये बहुत ही कमाल का और बहुत ही नई डेवलपमेंट है। सऊदी अरब को धमकाया है यमनियों ने। क्या सऊदी अरब यमनियों की धमकी से रुक जाएगा और वो मजीद अमेरिका को और इसराइल को एंटरटेन करना बंद कर देगा? आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। और आखिर में इलॉन मस्क ने जो कर दिया, इलॉन मस्क ने नाज़रीन ट्विटर पे एक पोस्ट लगाई थी 7 जुलाई को। उस पोस्ट का पोस्टमार्टम करते हैं दोस्तों। इस पोस्ट के बाद जो है हुआ ये है कि इलॉन मस्क ने सोचा कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है कि सिर्फ एक वाहिद प्लेटफॉर्म है, वो है ट्विटर, जहां पे आप फलस्तीनियों के हक में बात कर सकते हैं, फलस्तीनियों पर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं उनकी वीडियोस पोस्ट कर सकते हैं। कोई नहीं रोकेगा, कोई बैन नहीं करेगा आपके अकाउंट को, कोई वीडियोस डिलीट नहीं करेगा। लेकिन इलॉन मस्क पे यहूदियों का इतना प्रेशर था कि तुम भी फेसबुक के मार्क जकरबर्ग की तरह और इंस्टाग्राम की तरह और दीगर प्लेटफॉर्म्स की तरह हर वो कंटेंट जो फलस्तीन के हक में हो, इसराइल के खिलाफ हो, उसको उड़ा दो, अकाउंट को बैन कर दो। इलॉन मस्क ने इनकार कर दिया। अब उस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। उसने क्या किया, उसने अभी 7 जुलाई को एक पोस्ट लगाई दोस्तों, और उस पोस्ट में उसने पूछा तमाम सारिफीन से कि आप क्या समझते हैं कि फ़लस्तीन के हक में बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे नाजरीन, एक ओवर लाखों की तादाद में, खा वो पाकिस्तानी हो, इंडियंस हो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, मगरिब के रहने वाले ही क्यों ना हो, सब ने इस हक में वोट दिया कि हाँ फ़लस्तीन के हक में बात होनी चाहिए। इसका फ़ायदा ये हुआ नाज़रीन, इसराइल को, इलॉन मस्क को ये फ़ायदा हुआ है कि अब उसके ऊपर से प्रेशर उठ गया। वो ये कहने में हक बजानिब है कि मैं क्या करूं, मुझे तो अवाम ने कहा है, मेरे सारिफीन ने कहा है कि फ़लस्तीन के हक में बात होनी चाहिए। आखिरी खबर ले लीजिए, दिल खुश हो जाएगा आपका, क्योंकि देखें जंग तो चल रही है, जंग की खबर भी तो आप तक पहुंचानी है। इससे पहले जितनी भी खबरें थी वो इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से थी। अब जंग की खबर मुझसे ले लीजिए दोस्तों, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो हिजबुल्लाह के नसीब में आई है। दोस्तों हिजबुल्लाह ने पूरी एयरफील्ड उड़ा दी है। कमाल तो ये हो गया है दोस्तों, ईरान ऑब्जर्वर नामी अखबार रिपोर्ट कर रहे हैं, और दीगर अखबार, आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, सोशल मीडिया भरा हुआ है इस वक्त। वो कह रहा है कि इजराइल मीडिया ने यह दावा किया है, हिजबुल्लाह ने नहीं, इजराइल मीडिया ने दावा किया है कि मिरॉन एयर कंट्रोल बेस, जो कि इसराइल की सबसे मजबूत और सबसे ऊंचे मकाम पे एक एयर बेस थी, वहां पे पूरे एयरक्राफ्ट को कंट्रोल किया जाता, एयर बेस कंट्रोल सिस्टम था, कमांड सेंटर था, वो उड़ चुका है, भस्म हो चुका है। ऐसी तस्वीर, वीडियोस भी सोशल मीडिया पर, ट्विटर अकाउंट पे चल रही हैं कि जहां पे देखा जा सकता है कि उस जगह पे सिर्फ धुएं के बादल हैं, तबाही और कुछ नहीं है। हिजबुल्लाह ने इसराइल का एयर कंट्रोल बेस जो है उसको राख में मिला दिया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसराइल के पास सबसे कमाल की चीज क्या थी, वो है उसका एयर डिफेंस सिस्टम, और सबसे ज्यादा टारगेट ही हिजबुल्लाह ने इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने किया है। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।